देखिए बच्चों, एलम्स क्या रहा करते हैं एक्चुअली, ये क्या है, डबल सॉल्ट हैविंग जनरल फॉर्मूला इसमें जो फार्मूला रहा करता है वो ये है, इसमें M2SO4 M-2SO4 होल थ्राइस .24H2। इसे और बेटर वे में लिखा जाए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास है 2:2:4। इसे हम ये भी कह सकते हैं 1:1:2। सही मायनों में यहां पर क्या रहा करता है, ये जो दोनों सॉल्ट मिलाए जाते हैं ये 1:1 के रेशियो में मिलाते हैं, ध्यान रखना, और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, फिर उसको इवापोरेट करेंगे तो फिर हमें क्रिस्टलाइज होगा ये एलम जो मिलेंगे। ये एम यहां जो रहा करता है ये मोनोवैलेंट कैटायन है, इसमें क्या क्या आ सकता है, एम यहां पर हो सकता है अमोनियम आयन, इसके अलावा Na प्लस, K प्लस, रुबीडियम प्लस, Cgm प्लस, Ag प्लस, Tl प्लस, इनमें कोई भी हो सकता है। ऐसी M डैश जो रहता है ये ट्राईवैलेंट कैटायन है। ट्राईवैलेंट कैटायन में जो है ये आ जाएगा आप इसे ध्यान से देखो, ये अमोनियम, ये अल्कली मेटल। आप अमोनियम से याद रख सकते हो अमीषा पटेल। अमीषा पटेल ने क्या किया, अल्कली मेटल को आग में तल दिया, ठीक है। और क्या वो हरकत कर रही है, वो आलू फेंक रही है, किस पर भाई, तलते किस में है, तेल में, तो उसी तेल में ये आलू फेंक रही ताकि वो क्या हो जाए, करारे। इनके एग्जाम्पल अगर अपन बनाएं, देखो जो तो मोस्ट जो कॉमन एग्जाम्पल होता है इसका वो है पोटास एलम। पोटास एलम का अपन अगर फार्मूला लिखें K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O। आपसे अगर मैं ये कहूं, इसमें बस याद रखना K और Al, बस इन दो में से ही किसी को बदलना होता है। मैं आपसे कहूं क्रोम एलम तो क्रोमियम, आपको सिर्फ यहां क्रोमियम आ जाएगा, ये बाकी कुछ नहीं बदलना, सेम वही है। Cr3 प्लस है तो ये बदल गया। आपसे मैं कहूं सोडा एलम तो इसका मतलब सोडियम, ये Na प्लस, तो बस ये बदलना है, यहां आ जाएगा Na2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O। तो फार्मूले में जब भी एलम बोलें सबसे पहले ये लिख लेना, और ये ध्यान में रखना कि K और Al में ही किसी न किसी को बदलना है। अब आ जाती है कि अगर इसको पानी में घोला जाए तो इसका एक्वस सोल्यूशन कैसा होगा, तो आप यहीं से देख के बता सकते हो। देखो ये क्या रहा करता है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है SaSb, तो जब Sb ऐसे टाइप का सॉल्ट है तो ये न्यूट्रल, पर ये क्या होगा, ये WbSa सॉल्ट है, तो नेचुरल है क्या होना चाहिए इसका एक्वस सोल्यूशन, ये एसिडिक होता है। कहां यूज करते हैं हम लोग, ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करने के काम। दूसरा, इसको कहीं खून बह रहा हो तो फिटकरी अगर लगाएं, पोटास एलम को डे टू डे लाइफ में हम क्या कहते हैं, फिटकरी, इसको अगर वहां लगा के थोड़ी देर रोका जाए तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, खून रुक जाता है। तो ये इसके बेसिकली यूज रहा करते हैं, है ना, इनको ध्यान रखें। देखिए बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें क्या है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है इसके अंदर, सबसे पहला इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। कार्बन को जो आप जला रहे हो वो पूरी तरह न जला के हम क्या कर रहे हैं, पार्शियली जलाया जा रहा है। दूसरा रहा करता है जो लैब मेथड रहता है,
लैब मेथड में क्या करते हैं हम लोग, इसमें डिहाइड्रेशन, मतलब जो फॉर्मिक एसिड है हमारे पास उसको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट कर लो, तो यहां CO बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है, दूसरा यहां पर है, आप इवन डिहाइड्रेशन चाहें तो ऑक्जेलिक एसिड का भी करा सकते हो। अगर ऑक्जेलिक एसिड का कराएंगे यहां पर तो यहां बनेगा CO, CO2 और H2O। ये एक्चुअली चीजें रहती हैं, है ना। तो यहां पर इनकम्प्लीट कंबशन, ये लैब। देन आ जाता है इंडस्ट्रियल मेथड। क्या रहता है इंडस्ट्रियल मेथड का जो तरीका रहता है वो ये है इसके अंदर कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे, रेड हॉट कोक लेंगे और इसके ऊपर से स्टीम पास करा दें आप, तो भी CO मिलेगी। या फिर वही रेड हॉट कोक के जो है ऊपर से एयर पास करा दें, एयर में O2 और N2 दोनों होंगे। इसे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करेंगे, यहां बन जाएगा CO प्लस H2। ये जो बना इसको हम लोग कहते हैं वाटर गैस। ये 1:1 के रेशियो में। और ये जो रहेगा इसको कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। ये सब यूज होते हैं इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पर, है ना। तो ये रहा करता है इसमें। और इसके अलावा चाहे तो एक ये याद रख लें, अदर मेथड है K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। आपको इसमें बाकी कहानी याद करने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछेंगे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अगर इसको हीट किया जाए तो कौन सी गैस रिलीज होगी, तो जवाब देना CO। और अगर बाकी के लिखने का मूड हो तो इन सब के सल्फेट बन जाते हैं, वो हमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अपने से जो पूछा जाता है वो यही है, CO जो रहे। ठीक है, तो ये हमारे मेथड रहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के। देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं CO की। CO क्या मिलेगा हमें, कलरलेस, ऑर्डरलेस, है ना। और अगर इसको जलाया जाए ना तो इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, पानी में ढंग से घुलता नहीं। आपसे कहा जाए ये एसिडिक ऑक्साइड है या बेसिक है या न्यूट्रल है, तो याद रखें कि ये क्या रहा करता है, ये जो है हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड, मतलब पानी में अगर मिलाओ भी ना तो कोई एसिड या बेस प्रोड्यूस नहीं होगा। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये टॉक्सिक स्वभाव का होता है। कैसे, जैसे सांस लेने में अगर CO गई तो ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर लेगा, क्या बन जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कॉम्प्लेक्स होता है ये कौन बनाएगा, O2। मतलब यहां पर जो हमारे पास रहा हीमोग्लोबिन के लिए HB लिखें, ये O2, CO के साथ जो बन रहा है वो ये। अब ये ज्यादा स्टेबल है, तो होता ये कि अगर इसके साथ CO कंबाइन करेगी तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब यहां समस्या ये हो जाएगी कि हीमोग्लोबिन जो है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी थी, वो बहुत कम हो गई। तो ऑर्डिनरी जो मास्क हम लोग पहनते हैं उनसे आप CO को नहीं रोक सकते, CO तो अंदर जाएगी। तो क्या करते हैं, स्पेशली जो कोल माइंस के अंदर लोग जो गैस मास्क पहन के जाते हैं ना, उसमें MnO2 और CuO रहता है। ये क्या करता है कैटेलिस्ट, CO को CO2 में एक्चुअली बदल देता है, ये रहता है। और CO को कहां यूज करते हैं, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट मेटलर्जी में। याद है आयरन में Fe2O3 CO से रिड्यूस कर देगा आयरन और CO2 में, नाम सुना होगा, पिग आयरन बनता है। इसके अलावा मन प्रोसेस में निकल के प्यूरिफिकेशन के लिए इसका यूज करते हैं। कैसे, इम्प्योर निकल को पहले CO के साथ हीट करो तो NiCO4 बनेगा जो वेपर्स होंगी, फिर आप
हीटेड जो है टंगस्टन वायर से पास करा दो जो ऑलरेडी 180 डिग्री में होगा, तो उससे निकल हमें प्योर मिल जाएगा और सीओ अलग हो जाएगा। सीओ के एस्टिमेशन को अगर करना हो हमें तो उसके लिए I2O5 यूज होता है। इवन कोल माइनर्स भी अपने साथ इसको लेके चलते हैं, उसका कारण रहता है यहां पर क्या पाओगे आप, ये जो हमारे पास कोल माइनर्स हैं, सीओ अब कहीं है कि नहीं, ऐसे आंखों से तो दिखेगी नहीं। I2O5 सॉलिड लेके गए तो इससे क्या होता है, ये वायलेट वेपर्स निकलने लगेंगे। जैसे वायलेट वेपर्स इससे निकलने लगे तो तुरंत बस समझ में आ जाता है कि वहां पर सीओ प्रेजेंट है। तो सीओ से रिलेटेड चीजें इतनी तुम्हें याद होनी चाहिए इसमें, और चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा आप चाहे अपने नॉलेज पर्पस के लिए तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हो। सीओ को अगर कभी NaOH के साथ अपन रिएक्ट कराएं तो पहले तो ये बनेगा हमारे पास HCONa। अब यहां पे दो ऑप्शन है, अगर तुम इसको एसिडिफिकेशन करोगे तो ऑक्जेलिक एसिड, और अगर इसे हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया तो फिर यह ऑक्जेलेट में बदल जाएगा। आपकी इच्छा है जितने याद रखना चाहो रिएक्शन, है ना। एग्जाम में हमेशा इन्हीं में से कोई ना कोई बात पूछी जाती है। सीओ को एब्जॉर्ब हम लोग किससे कराते हैं, सीओ गैस इज एब्जॉर्ब बाय अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन, है ना। ये बेसिकली इसमें इस्तेमाल की जाती है। अब हम लोग बात करते हैं CO2। CO2 को कैसे प्रिपेयर करोगे, लैब मेथड। इसमें आपने जैसे सोडियम कार्बोनेट ले लिया, वैसे तो आप कोई भी मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लें और सिंपली इसे एसिडिफाई कर दें, है ना। डाइल्यूट H2SO4 या HCl कोई भी मिलाएं तो ये CO2 गैस रिलीज होगी। क्या कहा मैंने, कोई भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लें, उसमें H2SO4 या HCl का एसिड मिला दें, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तरीका रहता है लैब में बनाने का। इंडस्ट्रियल जो मेथड रहा करता है इसमें, इसका तरीका क्या रहता है इंडस्ट्री वाला, इंडस्ट्री का इसमें तरीका ये रहता है कि CaCO3 को हम हीट करते हैं तो इससे क्या बनता है, क्विक लाइम। तुम्हें याद होगा ये क्या है, ये है लाइम स्टोन। तो उसके साथ साथ ये बनता है, ये हमारा बाय प्रोडक्ट हो गया। तो ये सही मायनों में जो रहता है CO2 हम ऐसे बनाते हैं। इसकी अपन प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, पहला कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, एसिडिक ऑक्साइड। ये ना ही तो कंबस्शन होगा, ना तो ये जलेगी, और ना ही ये सपोर्ट करती कंबस्शन को। इसे याद होगा हम यूज करते हैं एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। अब ये एसिडिक कैसे है, आप पानी में अगर इसको पास कराओ तो H2CO3, पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे प्रेशर आप बढ़ाते जाओगे ना, ये बढ़ता जाएगा। तो यहां जो है इट इज सॉल्युबल इन वाटर, solubility increases on increasing the pressure। प्रेशर आप जैसे ही बढ़ाते जाओगे ये और घुलेगा। आपको याद होगा कोल्ड ड्रिंक जो रहती हैं उनमें हम CO2 को ही तो क्या करते हैं, इसी को हाई प्रेशर पे जो है घोला जाता है। ये रहा करता है। कभी कभार एक सवाल पूछा जाता है अपने से, वो लोग ये पूछते हैं कि अगर वाटर में CO2 एक्सेस में अगर पास करा दें तो क्या क्या स्पीसीज इसमें हो सकती हैं। तो देखो ध्यान से, CO2 कोई पूरा पूरा नहीं घुलता। तो पहला CO2 गैस मिलेगी,
दूसरा कुछ पानी में घुल चुकी होगी, जो घुलने वाली है वो CO2 से केमिकली रिएक्ट करके इसमें चेंज हो गई होगी। अब ये वीक एसिड है, ये आयोनाइज भी हुआ होगा, ये भी थोड़ा आयोनाइज हुआ होगा, और साथ में वहां H+ या H3O+। ये जेई में आया हुआ सवाल है कि जब हम एक्सेस ऑफ CO2 पानी से पास कराते हैं तो कौन कौन सी स्पीसीज वहां हो सकती हैं। तो ये सब याद रखें, इनमें से ये सब मिलेंगे। CO2 गैस के जो और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें लाइम वाटर टेस्ट और बेरेटा वाटर टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट रहा करता है। लाइम वाटर दरअसल क्या रहा करता है, अगर कभी भी स्लेग लाइम जानते हैं, यहां पर जो लाइम वाटर है बेसिकली किसको कहते हैं हम लोग, एक्वस सोल्यूशन ऑफ CaOH होल ट्वाइस। ये इससे अगर हम लोग CO2 गैस पास कराएं लाइम वाटर से तो दरअसल क्या होता है, इसमें मिल्कीनेस नजर आएगा। मिल्कीनेस से मतलब होता है अपन जैसे पानी है, थोड़ा आधा ग्लास लें और उसमें दही डाल दें आप 8-10 चम्मच, ठीक है, उसको घुमा दें तो देखना वो पूरा का पूरा क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े पूरे में घूम रहे होंगे, तो मिल्कीनेस उस तरह का। और अगर इससे और ज्यादा CO2 पास करा दी गई तो फिर क्लियर सोल्यूशन। इसे अपन रिएक्शन से समझने की कोशिश करें। CaOH होल ट्वाइस, इससे आपने CO2 पास कराई, जैसे यहां पास कराई तो यहां क्या बना, CaCO3 प्लस H2O। मिल्कीनेस एक्चुअली इसका था, और ज्यादा जब CO2 पास कराई गई तो ये क्लियर सोल्यूशन है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें, अच्छा इसको अगर अपन बॉयल कर दें तो वापस मिल्कीनेस आ जाएगी, है ना, क्यों, बाय कार्बोनेट फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनेट में। ऐसे ही है बेरेटा वाटर टेस्ट। बेरेटा वाटर एक्चुअली क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ BaOH होल ट्वाइस, ये है बेरेटा वाटर। यहां भी वही कहानी है, जैसे आप इससे CO2 पास कराओगे तो यहां भी कार्बोनेट बनेगा बेरियम का, इसकी वो मिल्कीनेस है। और ज्यादा अगर CO2 पास कराया तो ये क्लियर सोल्यूशन बनेगा इसका। अगेन वही, अगर बॉयल करा देते हो तो फिर ये आ जाएगा। तो याद रखें यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहा करता है। ऐसी एक ये रहता है इसमें कि जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें CO2 और H2O कंबाइन करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। कहां होता है ये, क्लोरोफिल, याद है, जो पत्तियां होती है, हरी पत्तियां पौधों में, उनमें ये रिएक्शन होगा और ये O2 जो है ये रिलीज होगी, ये रहा करता है ना, ये ग्लूकोज बन के तैयार होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो किससे रिलेटेड है, CO2 से, है ना, तो ये ध्यान रखें। देखिए प्यारे बच्चों, कार्बन सब ऑक्साइड जो है, पहली बात तो सब ऑक्साइड का मतलब ये होता है कि जिनमें ऑक्सीजन का परसेंटेज नॉर्मल ऑक्साइड से कम हो, जैसे कार्बन है। नॉर्मल ऑक्साइड क्या होता है, CO2 और CO। अब इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें पर कार्बन 1 ऑक्सीजन, CO2 में पर कार्बन 2 ऑक्सीजन, यहां पर कार्बन देखो क्या है, 1 से भी कम है। तो सब का मतलब सब नहीं, सब का मतलब होता है बिलो। समझ में आ रहा है, जब भी कभी कहते हैं ना जैसे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर, तो सब इंस्पेक्टर का मतलब ये नहीं होता कि थाने के सभी इंस्पेक्टर, सब का मतलब जो इंस्पेक्टर से भी पोस्ट में नीचे हो। तो यहां पर जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का अमाउंट नॉर्मल ऑक्साइड से कम हो। अब आ जाते हैं कौन कौन से रहते हैं, जैसे सब ऑक्साइड कभी पढ़ने हो, ध्यान रखने हो, C3O2, N2O, Hg2O, है ना, ये सब ऑक्साइड्स में आते हैं।
अब जरा इसको ध्यान दो, जब अपन इसे हीट करेंगे P4O10 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो यहां से H2O और यहां से H2O, जैसे आप इसको बनाओगे ये बन जाएगा। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। इसकी क्या रहता है, ये एक स्मेल जो है इसकी अच्छी नहीं होती, और अगर इसको हीट किया जाए तो ये एक्चुअली CO2 प्लस कार्बन में ब्रेक हो जाता है ना। तो मेन इसका प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर है ना, ये ध्यान रखना है, लीनियर रहता है, अपने को मेनली यही याद रखना है। देखिए बच्चों, स्टाइनस ऑक्साइड है ना, यहां पर क्या रहता है इसमें 10+2, इसका आता है कि हम लोग इसे प्रिपेयर कैसे करेंगे। टिन का आप हाइड्रोक्साइड लो, इसको हीट करेंगे हम लोग, तो यहां पर SNO बनेगा। इसकी अगर प्रॉपर्टी की बात करूं, इनमें बहुत ज्यादा अपने पढ़ने के लिए नहीं रहता। ये क्या है, एम्फोटेरिक स्वभाव क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, it dissolves in acid as well as base, है ना। एम्फोटेरिक होने के कारण ये दोनों में घुल जाएगा। तो SNO को अगर अपन HCl में लेंगे, ये SnCl2 में चेंज हो जाएगा, ये वाटर सॉल्युबल है। और अगर अपन ने बेस लिया, कोई भी अल्कली ले लो आप, पहले तो ये व्हाइट PPT बनाएगा, फिर जब और ज्यादा आप मिला देंगे यहां पर, तो फिर यहां पर ये आ जाएगा। आप इसे, ये अनस्टेबल रहता है, तो इसे आप ऐसे लिखें या आप यूं लिखें, है ना। ये अनस्टेबल एक कॉम्प्लेक्स है, इसे आप सोडियम स्टेनाइट कह सकते हो। इसको हम मेनली कहां यूज करते हैं, SnCl2 को बनाने के काम में, है ना। तो ध्यान रखें, यहां SNOH होल ट्वाइस को हीट किया तो ये वाटर हट जाएगा। मेन इसका जो नेचर है एम्फोटेरिक, जो आपको याद रखना है। इसके मुश्किल से 2 रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखने हैं, इसमें ज्यादा चीजें इससे पूछी नहीं जाती। देखिए बच्चों, SNO2 हम लोग इससे क्या पढ़ते हैं, स्टैनिक ऑक्साइड। यहां पर क्या, टिन को जब हम कंसंट्रेट HNO3 के साथ हीट करेंगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। जनरली मेटल को जब हीट करते हैं ना, तो मेटल का नाइट्रेट बनता है, NO2 गैस बनती है। यहां दरअसल बनता है मेटास्टैनिक एसिड। ये इसमें बनेगा, और यहां पर हम लोग क्या पाएंगे इस केस में, अगर इसको फर्दर हीट किया जाए अलग करने के बाद, तो फिर ये SNO2 और H2O में चेंज हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करें हम लोग, it is a white solid, insoluble in water, amphoteric in nature, इसका मतलब ये एसिड में भी डिसॉल्व हो जाएगा और बेस में। HCl एसिड अगर मिलाओगे ना, तो ये SnCl4, ये वाटर सॉल्युबल, और अगर इसको अपन ने बेस में मिलाया तो देखो ये +4, पहले तो व्हाइट PPT इसका बनेगा, फिर इसमें जब और ज्यादा इसको मिलाएंगे तो यहां दरअसल ये बन जाता है, ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। इसे आप यूं लिखें, या इसको लिखने का तरीका ये रहता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम स्टेनेट। ये सब वाटर सॉल्युबल है ना। ये जो रहता है ना, कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा। तो इनमें ढेर सारा अपने पढ़ने के लिए नहीं रहता। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें, कभी कोई पूछिए बटर ऑफ टिन क्या है,
तो बटर ऑफ टिन जो है एक्चुअली बोला जाता है किसको, ये बोलते हैं अपन SnCl4.5H2O को। एक्चुअली टिन के क्लोराइड्स को जो है ना मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की आदत काफी ज्यादा रहती है, तो पर्टिकुलर कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं बटर ऑफ टिन क्या है ना, तो ये ध्यान दें। देखिए बच्चों, यहां जो PbO है इसको हम लोग बोलते हैं लिथार्ज, है ना, ये येलो कलर का रहता है, ये येलो लिक्विड है, ठीक है। और एक टर्म आप आगे चल के और यूज में लोगे, इसे हम लोग बोलते हैं रेड लेड, या इसी को हम लोग मिनियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रेड लेड कहें, इसे मिनियम कहें, और ये क्या रहता है, इट इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स। कौन कौन से, ये दोनों ऑक्साइड्स का ये मिक्सचर है एक्चुअली। अब यहां पर सबसे पहला इसको जब हीट करोगे तो ये, इसे क्या पढ़ेंगे, ये लेड यहां +2 में है तो प्लम्बस ऑक्साइड, इसे क्या कहोगे, प्लम्बिक ऑक्साइड। यहां पर जब लेंगे तो ये PbO2 एक्चुअली यहां बन जाएगा और NaCl होगा, यहां पर लेड नाइट्रेट और PbO2 साथ में H2O, ये एक्चुअली रहा करता है जो बनाएंगे। PbO2 जो हमारे लिए रहता है ये चॉकलेट सॉलिड, चॉकलेट ब्राउन सॉलिड रहता है एक्चुअली। इनकी अगर प्रॉपर्टीज की अपन बात करें, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, दोनों के दोनों एम्फोटेरिक हैं। अब एम्फोटेरिक हैं तो आप भी जानते हो ये एसिड में भी घुलेंगे और बेस में घुलेंगे, बिल्कुल किसकी तरह, जैसे तुमने SnO और SnO2 लिया था उसी तरह से ये भी रहते हैं, ये भी दोनों में घुलेंगे। देखिए बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे ना PbO और PbO2 क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। तो अब यहां पर दरअसल क्या रहा करता है, इसमें ये एसिड में भी घुलता है और बेस में भी। तो चलिए बेस वाला अपन रिएक्शन कराएं। जैसे ही NaOH के साथ कराओगे ना तो पहले तो इसका बनेगा हाइड्रोक्साइड, ये इसका व्हाइट PPT। अब यहां पर क्या होगा, और ज्यादा जब अपन मिला देते हैं इसमें, ये एक्सेस में, तो दरअसल ये इसमें बदल जाएगा, ये आ जाएगा, ये अनस्टेबल रहता है। इसे आप यूं भी लिख सकते हो Na2PbO2.2H2O, इसको हम लोग पढ़ा करते हैं सोडियम प्लम्बाइट, है ना, ये रहता है। ऐसे ही अगर अपन इधर बात करें, इसमें PbO2 के केस में अगर अपन रिएक्शन कराते हैं इसमें, बिल्कुल हूबहू इसी तरह चलेंगे। देखो इसमें क्या रहता है, +4, क्या बनेगा यहां पर, PbOH का होल 4, ये व्हाइट PPT। फिर हमने इसमें क्या मिलाया, एक्सेस ऑफ ये एक्वस NaOH। जैसे इसको हमने मिलाया तो ये दरअसल यहां ये बन जाएगा Na2, ये हो जाएगा PbOH का होल 6। अगेन ये अनस्टेबल है, आप इसकी जगह इसे ऐसे ही लिख सकते हो, इसको पढ़ा जाता है सोडियम प्लम्बेट। अच्छा यहां पर एक चीज आप ध्यान रखें, ये जो रहा करता है ना, ये लिखें या ये लिखें, ये कलरलेस सॉल्यूशन, ऐसे ही इसे लिखें या इसे लिए, ये भी क्या है, पानी में घुलता है तो कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा। अच्छा इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से बताओ, ये ज्यादा स्टेबल या ये, इसमें लेड 2+ जो है ज्यादा स्टेबल होता है। अब आ जाती है यहां पर दरअसल क्या है, ज्यादा स्टेबल, इसलिए क्या होगा, PbO2 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मेनली कहां कहां होगा, जैसे HCl है, इसको PbO2 Cl2 में बदल देगा। अगर आपने, अच्छा ये खुद किस में बदल जाएगा, ये जो हमारे पास रहेगा, ये सही मायनों में इस तरह से
ये इसमें 4HCl ले लें अगर आपको बैलेंस करने का मूड हो, ये इसमें। अगर यहां SO2 लिया जाए तो SO2 लेंगे तो ये PbSO4 में बदल जाएगा। अगर यहां पर हम लोग MnSO4 लें, कंसंट्रेट HNO3 है, और PbO2 लिया जाए तो यहां पे जो बनेगा वो HMnO4, ये Mn+7। अगर यहां MnO2 भी होता तो भी ये उसको किससे बदल देगा, HMnO4 में। इसको हम लोग पढ़ते हैं परमैंगनिक एसिड। और अगर इसको अपने को लिखना हो तो ये बन जाएगा लेड नाइट्रेट और H2O। तो ये यहां पर इसके कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रिएक्शंस हैं। चलिए बच्चों, इनमें गेस करो कि कौन सी गैस इसमें रिलीज होगी। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम कंसंट्रेट HNO3 लेते हैं ना, तो जनरली जो गैस रिलीज होती है वो होती है NO2, और जब आप इसे लेते हैं तो SO2। यहां पे क्या गड़बड़ होती है एक्चुअली, यहां पर लेड नाइट्रेट वही नॉर्मल जो बनता है इसमें, यहां लेड सल्फेट, और गैस जो यहां रिलीज होगी ना वो O2 है। ये यहां पे रहता है जो रिलीज होगा इस केस में। अब हम लोग बात करते हैं जो अपने को मेन पढ़ना है इसमें, SnCl2। इसकी अगर हम लोग बात करें, इसको कैसे पढ़ोगे आप, स्टेनस क्लोराइड। इसको बनाने का तरीका क्या रहता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का एक्चुअली ये रहता है Sn+HCl। तो यहां SnCl2 बनेगा और H2, ये इसमें होगा। आप ये भी ले सकते थे कि टिन का हाइड्रोक्साइड लेते, उसमें HCl एसिड मिला देते, तो SnCl2 और ये समझ में आ रहा है। ये अपने को इस फॉर्म में मिलेगा एक्चुअली, इसके क्रिस्टल मिलेंगे SnCl2.2H2O। इसके अपने को जो क्रिस्टल्स मिले, आपको अगर एनहाइड्रस फॉर्म में चाहिए तो आप इसे सीधे गर्म मत करना। अगर गर्म करोगे ना तो एक एक ये हाइड्रोलिसिस शुरू हो जाएगी और क्या बन जाएगा, SnOH2। ज्यादा गर्म करोगे SnO आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, हॉट HCl वेपर्स लेते हैं एक्चुअली। तो यहां पर ये H2O जो होगा ये इसको ये खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, ये एब्जॉर्ब कर लेगा इसको। इस तरह से ये रहता है। SnCl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, रिड्यूसिंग। तो आपको याद होगा Sn में +2 से ज्यादा स्टेबल +4 है, इसलिए क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज SnCl2 की क्या रहती हैं। सबसे पहला है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस। तो ये एक्चुअली होता है कलरलेस सॉलिड। पानी में नहाए धोएगा कि नहीं, ये वाटर में भी सॉल्युबल है, अल्कोहल में भी सॉल्युबल है और ईथर में भी सॉल्युबल है। अब सवाल ये उठता है SnCl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा या रिड्यूसिंग। तो आपको याद होगा Sn के केस में अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो यहां पर सही मायनों में क्या पाएंगे, ज्यादा स्टेबल कौन है, ये। तो Sn+2 से +4 में जाना पसंद करेगा। तो नतीजा क्या होगा यहां पर कि जो SnCl2 खुद है वो तो चेंज हो जाएगा किसमें, SnCl4 में। मरकरी पहले तो इसमें बदलेगा और फिर ये जो है ये हमारा व्हाइट PPT होगा, और फर्दर जो है SnCl2 फिर इससे रेट करेगा और इसे Hg में बदल देगा। Hg का कलर कैसा होगा, ग्रे और ब्लैक लिखा रहता है किताबों में, यहां ये। तो SnCl2 का जो काम रहता है वो HgCl2 को +2 से +1 और फिर ये 0 में बदल जाएगा। अब आ जाते हैं इस केस में, SnCl2 अगर यहां लिया जाए तो आयरन +3 से, यहां ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट।
ऐसे यहां ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट, यहां पर ये +3 से किस में बदल जाएगा, +2 में। SnCl4 में ये रहेगा इस केस में। तो ये आप ध्यान में रखें, इसमें ये येलो कलर का सोल्यूशन होता है, ये ग्रीन सोल्यूशन होगा, है ना। तो ये रहेगा इस केस में। बाकी आपको पता ही है कि अगर मैं इस केस में अगर विद एक्वस अल्कली लिया जाए इसको, तो SnCl2 एक्वस NaOH के साथ जब रिएक्ट करेगा तो यहां बनेगा SnOH होल ट्वाइस, ये व्हाइट PPT होगा, ये ठहरा एम्फोटेरिक। तो ये फर्दर कंबाइन करेगा एक्वस NaOH के साथ, और यहां जो बनेगा वो ये आएगा। ये एक्चुअली अनस्टेबल रहता है, तो आप इसे ऐसे लिखें या फिर इसे यूं लिख सकते हैं। नाम क्या होगा, अगर मैं इसका नाम आपसे कहूं बोलो, तो इसका नाम पढ़ोगे सोडियम स्टेनाइट, है ना। ये रहता है, ये पानी में अच्छे से घुल जाता है। तो ये इसमें SnCl2 की जो मेन चीजें रहती हैं वो ये है इसमें। ठीक है बच्चों, ये स्टैनिक क्लोराइड, जैसे अभी अपन स्टैनस क्लोराइड पढ़ रहे थे ना, ये उसी तरह का है। यहां पर जैसे रहेगा Sn+Cl2, तो यहां ये बनेगा SnCl4। गौर करना, जब आपने उसर लिया था SnCl2 बनाने के लिए तो हमने HCl एसिड लिया था, यहां Cl2 गैस ले रहे हैं, क्योंकि Cl2 खुद अपने आप में क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे यहां ये बन जाएगा। अब आया SnCl4 रूम टेम्परेचर पे क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है, गौर करो, ये फ्यूमिंग लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट इतना। SnCl2 जो रहा करता है वो सॉलिड है, वो आयनिक कंपाउंड है, जबकि SnCl4 जो रहा करता है ना, ये कोवेलेंट है। ये मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है, और डॉट 3H2O, 5H2O, 6H2O इस तरह के मिलेंगे। इनमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट मेंबर ये है जो याद रखना है, इसे हम बटर ऑफ टिन या ऑक्सी मर्क्यूरेट ऑफ टिन भी बोलते हैं। कल को कोई एग्जाम में पूछ ले, बताओ ऑक्सी मर्क्यूरेट ऑफ टिन कौन, तब वहां जवाब देना है। अब इसके साथ आ जाते हैं, अगर एक्वस अल्कली के साथ इसको रिएक्शन कराएं, एक्वस अल्कली के साथ अगर इसका रिएक्शन कराया जाए, तो जो यहां पर आएगा वो सबसे पहले तो व्हाइट PPT, और फिर और ज्यादा अगर इसमें मिला दिया गया तो जो यहां बनेगा वो होता है Na2SnOH होल 6। ये अनस्टेबल रहता है, तो इसे आप यूं लिखें, या आप इसे लिखने का तरीका ये भी रख सकते हैं, इसे हम सोडियम स्टेनेट के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये ध्यान रखें आप, इसमें ये काम की चीजें रहती हैं जो SnCl4 से रिलेटेड हैं, जो अपने को आनी चाहिए इसमें। देखिए जैसे PbCl2 और PbCl4 है। अब यहां पर जैसे हम लोग बात करें तो इसे प्रिपेयर कैसे करोगे, तो देखो क्या रहता है, प्लम्बस हाइड्रोक्साइड लें या प्लम्बस कार्बोनेट लें, इसमें आप HCl एसिड मिलाएं। जैसे आप HCl एसिड इसमें मिलाओगे तो ये PbCl2 बनेगा, इसमें H2O बनेगा, H2O इसमें भी होगा, लेकिन ये जो कार्बोनेट है ना, जब एसिडिफाई कभी भी कार्बोनेट को करते हैं या बाइकार्बोनेट, तो CO2 गैस निकलती है। इसे एक्चुअली हम लोग कहते हैं बेसिक लेड कार्बोनेट। आपने पढ़ा होगा व्हाइट लेड पेंट, वो एक्चुअली यही रहा करता है, उसमें ये मिलता है। इसमें आप जैसे HCl एसिड मिलाओगे तो ये बदल जाएगा PbCl2 में CO2 गैस और H2O, ये इस केस में बन जाएगा। अगला यहां पर अगर हम लोग लें इस केस में, देखो ध्यान से, यहां पर ट्वाइस है ना, तो ये अपने पास ट्वाइस हो जाएगा,
और यहां पर हमारे पास जो आ जाएगा ये ट्वाइस, ठीक है। PbO2 के साथ जब आप इसको लेंगे तो यहां बनेगा PbCl4। दोनों में से ध्यान दें, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, बिल्कुल वही जैसे SnCl2 और SnCl4 में किया था ना अपन, एक्वस NaOH और ये सब वही है। एक्चुअली यहां PbCl2 क्या रहता है, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और जो PbCl4 है ये ऑयली लिक्विड है। इनमें से अगर अपन ध्यान से देखें, इस केस में अगर मैं इसको रैपिडली हाइड्रोलाइज करूं, रैपिड हाइड्रोलिसिस, तो पहले तो PbOH होल ट्वाइस बनेगा 4, लेकिन फिर ये कन्वर्ट हो जाता है PbO2 में, ये बन जाएगा इसमें। साथ में और लिखने का मन हो तो यहां पर अपने पास HCl है ना, तो PbO2 यहां ये बनेगा। अगला इसका रिएक्शन रहता है NaOH के साथ, ये कैसे रिएक्ट करेंगे, तो वैसे ही करेंगे जैसे SnCl2 और SnCl4 में हम लोगों ने किया था। देखिए बच्चों, यहां क्या रहता है, PbCl2 में एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये एक कोल्ड वाटर में जो है सॉल्युबल नहीं है, लेकिन जैसे आप गर्म कर दोगे ना तो घुल जाएगा। PbCl2 भी करता है और PbBr2 भी करता है। PbCl4 क्या है, ये येलो ऑयली लिक्विड है जो हमारे पास ये रहता है। वही सेम जैसे आपको याद होगा SnCl2 सॉलिड था, जबकि SnCl4 क्या था, वो लिक्विड था। और ये क्या रहता है तुम्हारे पास, ये पानी में नहीं घुलेगा, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से इथेनॉल, बेंजीन, इनमें घुल जाता है। NaOH के साथ इसका रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपन ने SnCl2 और SnCl4 में लिया था। पहले तो ये व्हाइट PPT बनेगा दोनों में, ये व्हाइट PPT बनेगा। फिर इस केस में क्या रहता है, एक्वस NaOH लिया गया और मिलाएंगे, तो यहां पर दरअसल क्या है, ये घुल जाएगा। फिर जैसे ही इसे एक्सेस में लिया जाता है तो फिर यहां बनेगा Na2PbOH होल 4। इसे ऐसे लिखें या इसे यूं लिखें। यह है यहां सोडियम प्लम्बाइट। इस तरफ जब आप लेंगे तो यहां ये आ जाएगा, और करके जब लिखेंगे तो यहां ये आ जाएगा, है ना। जैसे ये स्टेबल नहीं रहते एक्चुअली, तो यहां पर ये आ जाएगा। इसे आप पढ़ेंगे सोडियम प्लम्बेट। ये जो आपने बनाए हैं दोनों में, प्लम्बाइट और प्लम्बेट, ये दोनों के दोनों ये कलरलेस सोल्यूशन होते हैं एक्चुअली। ये हमारे पास जो आता है वो ये रहेगा इस केस में। देखिए बच्चों, सिलिकॉन एक्चुअली क्या रहते हैं, ये पॉलीमर कंपाउंड होते हैं जिनका जनरल फार्मूला होता है R2SiO। जैसे कीटोन का नहीं पढ़ते अपन R2CO, ये उसी से मिलते जुलते हैं, पर इनमें और उनमें बहुत फर्क होता है। इसमें SiO Si की लिंकेज मिलेगी। जनरल फार्मूला होता है इनका R2SiO और यहाँ N, है ना, पॉलीमर होंगे ये। R जो है अल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है। अल्काइल में मेनली कौन होता है, मिथाइल, और यहाँ मेनली कौन, फिनाइल। क्या रहा करता है इसमें, जो हाइड्रोलिसिस जो है यहां पर हम लोग किसकी कराते हैं, अल्काइल या एराइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसाइलिन्स। एक्चुअली क्या रहा करता है, जो SiH4 है इसको हम कहते हैं साइलेन। क्लोरोसाइलिन बोला तो मतलब H हटेगा, इसकी जगह Cl आ जाएगा, और साथ में इसमें क्या आ जाएगा, R। अब इसको बनाओगे कैसे, बिल्कुल आसान। तो क्लोरोसाइलिन बनाने का क्या तरीका है कि इसको आप Si के साथ जब गर्म करोगे तो यहां पर इसका रेशियो डिपेंड करता है, ये कितना लिया आपने भाई, 1:2। अगर यहां पर क्या रहेगा हमारे पास, यहां पर R
SiCl3, R2 SiCl2, R3 SiCl, है ना। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने ये किस रेशियो में लिया है। यही चीज यहां भी है। इसमें क्या रहता है, 1:1 के रेशियो में लोगे तो ये RSiCl3 बना। अगर ये 2:1 लिया, 3:1 लिया, तो यहां पर जो आएगा ये यहां बनता है। तो इनको हम कहते हैं अल्काइल या एराइल, डिपेंड करेगा या आपने CH3 लगाया या C6H5, क्लोरोसाइलेंस। अब अपन इनका कराएंगे हाइड्रोलिसिस और फिर पॉलीमराइजेशन। ठीक है, यहां पर R3SiCl, R की जगह हम CH3 या बेंजीन रिंग ले सकते हैं। तो यहां देखो कैसे बनाओगे आप, ये R R R और यहां Cl। जैसे इसका हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस कराया यहां पर, तो यहां पर ये बनेगा। अब क्या रहा करता है, इसके ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो इसके जो पॉलीमराइजेशन आएगा वो देखो किस टाइप से, इसके 2 मॉलिक्यूल लो, हाइड्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट था ना, इसके 2 मॉलिक्यूल लो। यहां से N मॉलिक्यूल्स होंगे एक्चुअली, यहां पर ये N मॉलिक्यूल ये बनेंगे। तो इसका OH और इसका H ये हटेंगे यहां पर, और जैसे ही हटेंगे तब आप यहां पाओगे ये यहां पर जो है ये बनेगा। तो ये हमारे पास जो रहा ये सिलिकॉन है। जो सिलिकॉन पॉलीमर बना वो ये इसमें। अब आ जाते हैं दूसरा, हम लोग यहां इससे बनाए फ्रॉम R2 SiCl2। देखो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले तो हाइड्रोलिसिस, वाटर मॉलिक्यूल एक्सेस में होगा वहां। जैसे ही हाइड्रोलाइज करोगे यहां, तो यहां पर जो हमारे पास ये बन के तैयार हुआ, ये एक्चुअली यहां ये रहेगा। वही अगेन ये Cl हट जाएंगे। पहले एक्चुअली इस O से लोन पेयर सिलिकॉन के पास आता है, फिर ये उससे जुड़ेगा तो इसका H और इसका Cl, ये HCl वहां से हट जाएगा। तो सही मायनों में यहां पर जो आया वो इस टाइप का होगा। ये ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे यहां पर, ठीक है इसके। अब यहां पर जो मॉलिक्यूल मिले, अब अपन पॉलीमराइजेशन करेंगे इसका। तो देखो पॉलीमराइजेशन कैसे होगा इसमें, इसके ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं, ये चलता रहेगा। नतीजा यहां पर ये रहेगा, ये इस तरफ, ये N, ये यहां, ये हमारे पास एक लीनियर जो है सिलिकॉन पॉलीमर बना, ये आ जाएगा इसमें। थर्ड जो है वो उसको अपन और बनाते हैं अभी। हाँ बच्चों देखिए यहां पर फिर आ जाएगा फ्रॉम RSiCl3। देखिए इससे हम सिलिकॉन कैसे बनाएंगे, जैसे इसका हाइड्रोलिसिस कराया गया तो यहां पर इसके ढेर सारे ये मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक। अभी अगर अपन एक मॉलिक्यूल के हिसाब से लें तो 3 H2O मॉलिक्यूल यहां कंज्यूम होंगे। अगर 3 कंज्यूम हुए तो यहां 3 HCl के हटेंगे। अब क्या रहता है यहां पर, अच्छा याद रखिए ये स्टेबल है। कार्बन में जरूर होता है 2 OH लगा दिए तो अनस्टेबल रहता है, पर सिलिकॉन में 4 तक भी इवन स्टेबल है। तो यहां पर क्या रहेगा,
इसको पॉलीमराइज जब करेंगे आप, ऐसे यहां पर ढेर सारे मॉलिक्यूल रहेंगे, तो यहां पर पॉलीमराइजेशन के बाद जो अपने को मिलेगा वो एक्चुअली एग्जैक्टली ये रहता है। इसमें SI इधर हो जाएगा R, इधर SI, इधर ये R, इधर बढ़ाते चले जाएं, है ना। आपका जितना मन हो उतना आगे तक इसे बनाते जाएं। है ना, इस तरह से पूरा का पूरा एक नेटवर्क बनके तैयार हो जाता है। अच्छा, इनकी खासियत क्या होती है? जो सिलिकॉन्स होते हैं, सिलिकॉन पॉलीमर्स आर हीट रेसिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इसके अलावा वाटर रिपेलिंग, नो इफेक्ट ऑफ एयर, ठीक, और अदर केमिकल एट रूम टेम्परेचर, बेटर इलास्टिसिटी, है ना। इसीलिए क्या होता है, सिलिकॉन पॉलीमर्स को हम लोग कई जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। एक, नेचुरल रबर से ज्यादा बेटर रबर है ये। दूसरा क्या रहा करता है, इनको हम ऑयल में भी बदल सकते हैं, इनर्ट रहते हैं एटमॉस्फेयर में, वैक्स के फॉर्म में बदल सकते हैं, है ना, रबर जैसा मटेरियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी कारण इनके ढेर सारे यूज रहा करते हैं, है ना। तो ये हमारा जो रहता है पार्ट, ये पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट यहाँ, है ना, सिलिकॉन वाला जो रिलेटेड था वो कंप्लीट हो जाता है। देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिलिकेट्स। सिलिकेट एक्चुअली क्या रहते हैं? ये हमारे बाइनरी कंपाउंड जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन होगा, लेकिन ये जो सिलिकेट ये एनायंस होते हैं, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वहां मेटल आयंस और एडेड होते हैं, है ना। अकेले सिलिकेट यूनिट नहीं रहेगी, इसलिए यहां कहा गया है कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन विद ऑक्सीजन दे कंटेन अदर मेटल आल्सो, ताकि ओवरऑल वो न्यूट्रलाइज कर सके। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, डेल्टा का मतलब डिफरेंस, ये डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका 1.7 होता है। पॉलिंग ने क्या सजेस्ट किया था, कभी भी दो एटम जो कंबाइन कर रहे हैं अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 हो तो ये 50% आयनिक होगा और 50% कोवेलेंट होगा। इनका अगर अपन रेडियस रेशियो देखते हैं, ये हम लोग सॉलिड स्टेट एक्चुअली चैप्टर पढ़ा करते हैं कि पॉजिटिव आयन की रेडियस अपॉन नेगेटिव आयन, तो ये 0.29 आया। तो यहां क्या एक रेंज रहा करती है एक्चुअली, कि यहां पर जो हम लोग लेते हैं ना, ये रहती है 0.225 टू 0.4, इस रेंज में जैसे ये रहा करता है, इस पर्टिकुलर रेंज में ये 0.225 से 0.414 आता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4। अगर 0.414 से 0.732 तक हो तो 6, और ज्यादा हो तो 8, है ना। तो अभी परेशान नहीं हो 11th क्लास में, 12th में अपन सॉलिड स्टेट में जरूर पढ़ते हैं। यहां हर सिलिकॉन कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। देखिए बच्चों, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट्स पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली क्या रहता है, इनका जो बेसिक यूनिट है सिलिकेट का, ये रहा करता है SiO4 4-। इसको आप बनाओगे कैसे, ये टेट्राहेड्रल है ना। किताबों में कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिलिकॉन को तो हम यूं कर देते हैं, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन रहा करते हैं इनको हम यूं बनाएंगे, यहां 1 2 3, और ये जो 4th वाला है ना, वो इसको ऊपर बना दिया जाता है। तो ये जो नजर आ रहे हैं ये ऑक्सीजन है, और जो ये नजर आ रहा है
ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन एटम, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। ऑक्सीजन किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से नहीं, सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। तो यहां ये आ जाएगा। इन सब पे आप माइनस लगा लो। माइनस कब लगाना? जब सिलिकॉन एक ऑक्सीजन जुड़ा हो तो यूं, और अगर इसके दोनों साइड ये जुड़े हुए हों तो फिर इस पर कोई चार्ज मत लगाना। अब हम जब इसे क्लासिफाई करते हैं तो क्या होता है, वहां पर सिलिकेट यूनिट जो बेसिक यूनिट है, इसके कितने ऑक्सीजन दूसरी यूनिट के साथ शेयर हो रहे हैं, एक तो ये बताना है, और दूसरा इसका जनरल फार्मूला क्या है। बस ये बातें हमें हर कैटेगरी में लिखते जाना है। देखिए बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट में क्या रहा? पहला हुआ आर्थोसिलिकेट। अपने को हर क्लासिफिकेशन में क्या जानना है कि जो बेसिक यूनिट है हमारी सिलिकेट SiO4 4-, इसके कितने ऑक्सीजन पर यूनिट जो है, कितने ऑक्सीजन दूसरी यूनिट्स के साथ शेयर हो रहे हैं, एक तो ये बताना होता है, और इसका जनरल फार्मूला क्या है। जो सबसे पहला आर्थोसिलिकेट होता है, इसमें कोई शेयरिंग नहीं होती, मतलब सभी की सभी ये सिलिकेट जो बेसिक यूनिट है ये सब अलग अलग रहते हैं। डिस्क्रीट का मतलब है अलग अलग रहेंगे। तो जनरल फार्मूला यही रहेगा, कोई ऑक्सीजन की शेयरिंग नहीं है। अब इसके ऊपर चार्ज है 4-, अब इसको न्यूट्रलाइज कैसे करोगे भाई? अकेला पॉजिटिव या नेगेटिव आयन तो रहेगा नहीं, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरे आयन भी होने चाहिए। तो यहां पर क्या रहा? जिरकोनियम, ये +4 रहता है, वो इसमें मिला दो। ऐसे अपन वेलेमाइट, इसमें जिंक +2 है, तो ये डबल कर दो तो इससे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ये रहता है पायरोसिलिकेट्स। पायरोसिलिकेट्स में क्या रहता है? 1 ऑक्सीजन ऑफ ईच SiO4 4- यूनिट इज शेयर्ड विद अदर यूनिट। यहां जो जनरल फार्मूला आएगा, Si2O7 6-, यहां पर जो हमारे पास रहता है, इसको आप यूं समझो कि जैसे अपन यहां पर एक मल्टीप्लिकेशन का अपन साइन बनाए, यूं यहां पर बीच में वो ऑक्सीजन होगा जो दोनों यूनिट में शेयर होगा। ये हमारा सिलिकॉन, और सिलिकॉन के ऊपर आपने ध्यान है एक एक ऑक्सीजन भी बनाया था, और बाकी हमारे 2 ऑक्सीजन ये हो गए। इनको आप जोड़ते चलें, ऐसे जोड़ दें। अच्छा, याद रखिए यहां पर जो बॉन्ड हैं सिर्फ SiO बॉन्ड हैं, ध्यान रखना। यहां पर कोई भी परऑक्साइड बॉन्ड नहीं है, इस तरह का कोई बॉन्ड नहीं है। जैसे ये जो नजर आ रहा है ना आपको, ये बॉन्ड नहीं है, सिर्फ ये जो सीधे जोड़ रहे हो बस ये वाले बॉन्ड है। ये कोई बॉन्ड रियल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सजावट के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, अब आते माइनस कहां कहां होगा? इस पर माइनस नहीं होगा, बाकी हर ऑक्सीजन पर होगा। क्यों? ये इधर भी सिलिकॉन से जुड़ा है और इधर भी। बाकी जो ऑक्सीजन है इन पे आप जोड़ते जाएं, तो जैसे यहां जोड़ देंगे ना यहां पर, तो ये आपके पास चार्ज आ जाएगा 6-। अब जैसे इसमें स्कैंडियम में इन्वॉल्व करना चाहूं, स्कैंडियम होता है 3+, तो ये हो जाएगा स्कैंडियम 2, है ना, ये बन जाएगा। ये हमारे पास ये चार्ज हट जाएगा, ये बन गया ये स्कैंडियम का सिलिकेट। तो मेटल आयन इंट्रोड्यूस इसीलिए किया करते हैं ताकि ये न्यूट्रलाइज हो सके। देखिए बच्चों, नेक्स्ट रहता है साइक्लिक सिलिकेट। इसमें क्या रहता है? हर यूनिट के 2 ऑक्सीजन एटम अदर यूनिट्स के साथ शेयर करते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है SiO3 2- और यहां N की वैल्यू 3 4 5। इसको आप यूं समझ लो कि जैसे अपने पास क्या रहता है, इसमें एक ट्रायंगल बना लें आप। जैसे अपने पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब क्या रहेगा यहां पर, इस ट्रायंगल की वर्टिसेस जो हैं इन पे तो हो गए ये ऑक्सीजन, ये वो ऑक्सीजन है जो शेयर हो रहे हैं। अब आप क्या काम करो, यहां पर एक एक ट्रायंगल इनकी एज पर बनाते चलो।
अब यहां पर आप क्या पाओगे इस केस में, ध्यान दें, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, एक ऑक्सीजन यहां, एक यहां पर, एक यहां पर, ये हमारे पास आए, इनको आप जोड़ते चलें। ऐसे यहां ऑक्सीजन। अब आप माइनस कहां कहां लगाएंगे, ये जो किनारे हैं इसमें, और इसके अलावा ये जो है। अब इनमें खास बात ध्यान दें, जैसे इस यूनिट को लो तो इसके देखो ये ऑक्सीजन तो इस यूनिट के साथ शेयर हो रहा है और ये इन दोनों में, मतलब दो यूनिट के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन ही शेयर होता है। और बॉन्ड हमेशा याद रखें, जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है बस वही है इसमें रियल बॉन्ड, बाकी जो है वो सिर्फ सजावट के लिए हमने बना रखे हैं। ऐसे ही देखो, कभी ये स्क्वायर जैसा बना हुआ नजर आए तो आप क्या काम करो, इन पे तो आ जाएंगे कॉमन वाले ऑक्सीजन, ये इसमें। अब आप हर एक जो हमारी एज है इससे एक एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक। सिलिकॉन यहां हो गया, ये ऑक्सीजन फोर्थ, ये मिला लो, इस पे माइनस और इस पे माइनस, सेम यही चीज आप रिपीट करते चले जाओ। ये आप बार बार इसको रिपीट करते रहो। ये आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा इसमें। ऐसे ही आप पेंटागन लो, हेक्सागन लो, अंदर जब भी कभी ज्योमेट्रिकल फिगर कोई साइक्लिक दिखे और उसकी एज पर आपको ये ट्रायंगल नजर आए, तुरंत समझ जाना कि ये साइक्लिक सिलिकेट है। और ऐसे ही अगर रिंग को खोल दें, अपन सीधी चेन में ले लें, इसे गले में अपन चेन पहनते हैं, उसको अगर खोल दें तो वही बन जाएगा हमारा चेन सिलिकेट। अब उसको लेते हैं, देखिए बच्चों, इसमें चेन सिलिकेट जो रहा करते हैं इनको हम दो पार्ट में बांटते हैं, सिंगल चेन और डबल चेन। सिंगल चेन वालों के लिए यहां पर हम लोग एक नाम और यहां पर दिया जाता है, इनको हम कहते हैं पायरोक्सीन्स, और इनको बुलाया जाता है एम्फीबोल्स। इनमें क्या रहता है कि जो सिंगल चेन है, देखो ये उसका एग्जाम्पल है, ये वाला सिंगल चेन सिलिकेट में हम पाएंगे क्या, इसमें हर एक यूनिट के अंदर देखो ध्यान से दो दो ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं। तो यहां 2 ऑक्सीजन ऑफ ईच यूनिट आर शेयर्ड, ठीक है। और यहां जो जनरल फार्मूला होगा वो SiO3 2 माइनस और यहां N आएगा। ये जो हमारे पास है, इसी को अगर मैं यूं बढ़ा दूं तो ये इस तरह की ज्योमेट्री मिलेगी। यहां पर देखो, इसको बनाए अपन समझने के लिए, ये ऑक्सीजन, ये यहां पर, ये सिलिकॉन, ये माइनस, ये माइनस, यहां पर ये सिलिकॉन, यहां ऑक्सीजन, ये इसको जोड़ दो, ये रहा। ऐसे ही ये इसमें इस तरफ जो है ये माइनस, ये माइनस, ऐसे ही आप इसको भी चाहो तो बना लो। ये माइनस इस पे रहेगा। अब आप इसे खुद ध्यान से देखो जरा, ये जो बीच में यूनिट है इसके देखा होगा, तीनों ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं। हर यूनिट, कोई भी यूनिट लो, तीनों ऑक्सीजन शेयर होंगे। लेकिन ये जो ऊपर होगी यूनिट या इसमें सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं अदर यूनिट्स के साथ। ऐसे यहां भी देखो, ये इस यूनिट के साथ और ये इस यूनिट, लेकिन इसको अगर मैं लूं, ये इस यूनिट के साथ, ये इधर की यूनिट के साथ, ये इस यूनिट के साथ, तो एक्चुअली इसमें शेयर क्या है, जो डबल चेन सिलिकेट्स हैं, इसमें क्या हो रहा है, 2
और कुछ केसेस में 3 ऑक्सीजन एटम्स ऑफ आर शेयर्ड, और इसका जो जनरल फार्मूला बनेगा वो होगा SiO4 11 6 माइनस, ये आ जाएगा। चार्ज बाई चांस कभी भूल जाते हो ना, तो सिलिकॉन +4 है, तो +4 इंटू 4 +16, 11 इंटू -2 22, तो डिफरेंस क्या आ गया 6 माइनस। इसमें जो आ जाता है इस कैटेगरी में कुछ एस्बेस्टस आते हैं इसके अंदर, जबकि इसमें कौन आता है डाइऑक्साइड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेना हो, और इसके एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, सम एस्बेस्टस मिनरल्स, है ना, ये रहा करते हैं इसमें।